हेलो एवरीवन, हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेंट सीकिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि इस कंसेप्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये कंसेप्ट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट का सबसे पहले यूज़ किया गया था गॉर्डन टुलोक ने। गॉर्डन टुलोक ने जो उस टाइम की मोनोपोली थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था। मोनोपोली क्या होता है कि कुछ एक या दो फर्में या कुछ फ्यू फर्मेज पूरे मार्क फर्म्स होती है, प्राइवेट फर्म्स होती है, वो पूरे मार्केट पे कंट्रोल कर लेती है। मतलब और जो नए प्लेयर्स प्लेयर्स होते हैं उनको आने नहीं देती और बिल्कुल जो कंपटीशन होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। कुछ कंपनियां पूरे मार्केट पे राज करती है मोनोपोली में। बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए गुडोर ने इस कंसेप्ट का यूज किया था। तो ये है क्या, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, वो क्या करती है अपनी वेल्थ को बढ़ाती है। वेल्थ को बढ़ाती कैसे, वो जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसको ग्रो करती है बिना कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, बिना कोई प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाए। ये करती कैसे है? ये जो वहाँ का सोशल और जो पॉलिटिकल सेटअप्स होता है उनको चेंज करती है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी को इस तरह मैनिपुलेट करती है ताकि हमें बेनिफिट हो। कहने का मतलब ये कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो वेल्थ को बढ़ाते हैं विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी। वो प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं करते हैं, न उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, न प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। उनका पूरा टारगेट होता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको इस तरह चेंज किया जाए ताकि हमारा बेनिफिट हो और जो हम बिना कुछ किए ही हमारी जो है वेल्थ बढ़ जाए, जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाए। यही करते हैं। तो ये किया कैसे जाता है, ये गवर्नमेंट में लॉबिंग की जाती है ग्रांट्स के लिए, सब्सिडी के लिए और टेरिफ प्रोटेक्शन के लिए। ये सब टेरिफ प्रोटेक्शन उसके थ्रू किया था। इसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो लैंडलॉर्ड जो रेंट लेते हैं, जो रेंटी होते हैं, उनसे वहां से डेवलप किया गया। लैंडलॉर्ड होता है वो नया कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, बस वो अपनी वेल्थ को बैठे बैठे बढ़ाता जाता है। तो ये वर्ड वहां से यूज किया गया। अब इसको समझते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ओपन इकोनॉमी है, ठीक है? तो इसके अंदर दो एक फोन तो इंपोर्ट होके आता है, एक फोन कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा, और दोनों आइडेंटिकल फोन है और इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों की $20 है, ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है ये क्या करता है, रेंट सीकिंग करता है। रेंट सीकिंग करने में क्या करता है, ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है कि आप जो है टेरिफ लगाओ। तो गवर्नमेंट में लॉबिंग करके टेरिफ बढ़वा देता है। अब मान लो गवर्नमेंट टेरिफ बढ़ा देती है। पहले दोनों फोन है वो $20 पे बिक रहे थे, उनकी सेलिंग प्राइस $20 थी। अब क्या करती है गवर्नमेंट है, टेरिफ बढ़ा देती है $5 का। तो अब जो एक्स इम्पोर्ट किया जा रहा था फोन, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 20 + 5। मतलब 20 तो उसका पहले सेल थी, सेलिंग प्राइस थी। अब $5 एडिशनल हो गई, वो होगी ड्यूटी। तो अब जो इम्पोर्टेड फोन होगा वो कितने का पड़ेगा, $25 का। और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था वो कितने का दे रहा था, $20 का। उस पे कोई ड्यूटी नहीं लग रही है क्योंकि वो तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो अब ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उसके पास मौका है कि वो अपना जो सेलिंग प्राइस है वो $5 से बढ़ा दे और इस तरह से वो एडिशनल $5 का बेनिफिट ले लेगा। यहाँ उसने कुछ नहीं किया। यहाँ क्या किया इसने, जस्ट लॉबिंग की। जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर ड्यूटी लगवाई, जिससे जो इंपोर्टेड फोन था उसकी प्राइस बढ़ गई। अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसके पास मौका है कि वो भी अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाए और कुछ एडिशनल बेनिफिट ले। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये ₹5 का एडिशनल बेनिफिट ले रहा था। यहाँ उसने कुछ नहीं किया, अपने प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं किया, जस्ट लॉबिंग की और उससे ये बेनिफिट किया। तो उसकी जो पहले वेल्थ थी उस वो ऑटोमेटिक बढ़ गई $1 से। ईच फोन पे उसको $5 का एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। बस ऐसे ही बढ़ता है। अब ऐसे डोमेस्टिक सब्सिडी होती है उसमें भी ऐसे होता है। अब जैसे मान लो यही फोन था, यही एग्जांपल लेते हैं कि जो बाहर से फोन आ रहा था वो तो था $20 का, और अ, जो डोमेस्टिक था वो भी $20 का था पहले, बिफोर टैरिफ। ये था कंडीशन था। अब क्या करती है, ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होता है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है कि आप हमें सब्सिडी दीजिए। अब मान लो गवर्नमेंट इसको दे देती है $3 की सब्सिडी, तो ये फोन कितने का हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए $17 का हो जाएगा। अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसके पास मौका है कि वो अपना प्राइस $3 से बढ़ा के
एडिशनल $3 का बेनिफिट ले सकता है। यहाँ भी इस कम जो कम डोमेस्टिक फर्म थी उसने कुछ नहीं किया, जस्ट लॉबिंग की, उससे $3 की सब्सिडी ली, और अब उसके पास बिना किसी प्रोडक्शन को बढ़ाए, बिना कोई प्रोडक्ट पर जो उसका प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाए, एडिशनल $3 का बेनिफिट लेने का मौका है। और इस तरह उसकी जो वेल्थ है वो $3 से बढ़ जाती है, मतलब हर फोन की वेल्थ है जो $3 से बढ़ जाती है बिना कोई चेंज किए। तो यही रेंट सीकिंग है। अब रेंट सिंकिंग सीकिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। ये क्या करता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बिल्कुल कम कर देता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब अपन देखते हैं एग्जांपल इसका, इंडिया में जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है उनका एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी दी जाती है। तो मान लो जो इंडिया में कोई एक क्विंटल कोई जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्राइस है 28, उसकी कॉस्ट है $28, ठीक है। और हमारे पास मौका है कि हम इंपोर्ट करके कोई वो सिमिलर फर्टिलाइजर लेके आते हैं $25 में, ठीक है। अब क्या करती है कि गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उसको दे देती है $5 $5 की सब्सिडी। तो उसका प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, $23 का, ठीक है। अब अब ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसका प्राइस कंपेरेटिवली कम है इस $25 से जो कि इंपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। अब ये पूरा कॉम्पिटिटिव है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा खरीदा जाएगा यहाँ, क्योंकि हुआ क्या कि ये सब्सिडी की वजह से सस्ता हो गया, $23 का हो गया। अब मैक्सिमम डिमांड होगी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की होगी। अब होता इससे क्या है कि ये जो डोमेस्टिक फर्म थी ये इनफेक्टिव थी, मतलब जो इम्पोर्ट जो कोई बाहर की फर्म थी वो $25 में उसी चीज़ को प्रोड्यूस करी थी, ये $28 में प्रोड्यूस करी थी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, ये इनएफिशिएंट थी उसके कंपेरेटिव में। लेकिन इस सब्सिडी देने की वजह से क्या होगा कि ये कॉम्पिटिटिव में आ गई। अब इसको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट में इसका प्रोडक्ट है वो उससे ज़्यादा बिक रहा है जो ज़्यादा एफिशिएंस है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि इस सब्सिडी ने क्या किया, उसको मार्केट में ले आए, उसकी जो कम्पिटिटिवनेस थी वो बढ़ा दी उस सब्सिडी ने। और उसके पास अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जो अपने प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाए, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करे, क्यों करे, ऑलरेडी उसका सारा बिक रहा है मार्केट में, तो उसके पास एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई इंसेंटिव नहीं होता है। इससे क्या होता है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अपन सब्सिडी वाले से देखते हैं कि इंडिया में जो सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है फर्टिलाइजर सब्सिडी पे। इससे होता क्या है कि जो जरूरी सेक्टर्स होते हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी रिडक्शन है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके ऊपर जो पैसे लगाए जाते हैं वो बहुत कम लगते हैं। तो इससे क्या होता है, मिस एलोकेशन हो जाता है, जहाँ रिसोर्सेज लगने थे वहाँ नहीं लग रहे, कहीं और लग रहे। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस होता है। सब्सिडी से तो अपन देख ही रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा है जो सब्सिडी में चला जाता है। और दूसरी तरफ टेरिफ से देखें तो भी क्या होता है कि इनकी जो इकोनॉमी, जो अपना प्रोडक्शन यहाँ कोई बढ़ नहीं रहा है, उल्टा जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह इनकम इनक्वलिटी बढ़ती है। यहाँ क्या होता है कि जो इनफेक्टिव इनएफिशिएंट जो डोमेस्टिक फर्म्स होती है उनको लगातार बेनिफिट मिलता जाता है थ्रू दिस टेरिफ और सब्सिडी। और जो जैसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जैसे मान लो पोवर्टी रिडक्शन है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट पैसा लगा ही नहीं पाती, उससे उससे क्या होती है, इनक्वलिटी बढ़ती जाती है। और जो इक्वलिटी बढ़ाने का होता है वो चांस चला जाता है, क्योंकि बार बार पैसा उन्हीं के पास जाता है जो कि कुछ फर्म्स है। और ये गवर्नमेंट में जो करप्शन का माहौल है वो भी बढ़ाता है, क्योंकि ये जो लॉबिंग है बार बार मौका देती है। जो कोऑपरेटिव फर्म्स है या कोऑपरेट बड़े बड़े जो कोऑपरेट हाउस है उनको क्या मिलता है, गवर्नमेंट पे बार बार लॉबिंग करे, उन पे करप्शन बढ़ाए, और जो उसकी पॉलिसीज है वो अपने हिसाब से चेंज की जाए ताकि उनको बैठे बैठे बेनिफिट होए। और ये मोनोपोली को भी बढ़ाएगा ही। आपने इकोनॉमी को क्लोज कर दिया, बाहर से जो चीज़ें आ रही थी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया या फिर कोटा लगा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो डोमेस्टिक फर्म्स है एक दो फर्म्स है उनका सामान प्रोडक्ट है वो अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर आराम से बिका जा रहा है, उनको कोई कंपटीशन झेलना नहीं पड़ रहा बाहर से। तो मोनोपोली बढ़ती है। कंट्रोल कैसे किया जाता है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दो, चाहे वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सबको बराबर मौका देना चाहिए। ज़बरदस्ती जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको एडवांटेज नहीं देना चाहिए, और जो टैरिफ और कोटा है उसको मिनिमम रखो, ताकि जो अनड्यू एडवांटेज है वो ना मिले जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको। सब्सिडीज़ को कम करें, और जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है वो प्रायोरिटी बेस्ड हो। मतलब जो नेसेसरी सेक्टर्स है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, और जो ये सब्सिडी वगैरह पे कम लगना चाहिए। इकोनॉमी को ओपन रखो, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा आप कुछ टैरिफ कोटा वगैरह नहीं लगाओ, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स है उनको बिल्कुल कंपटीशन झेलना पड़े, और वो अपने आप को एफिशिएंट बना सके मार्केट में टिके रहने के लिए। बस इतना ही आज के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।